वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के लगातार खिलाफ जारी है। लेकिन किशनगंज में आज फिर से जो है एक रैली की गई, उसमें मुख्यतः जो चर्चित चेहरा थे अख्तरुल ईमान साहब खुद मौजूद थे। और अख्तरुल ईमान साहब की जब बात होती है तो उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब ही जो है बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। बाकी सब लोग तो बोलते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेबाकी के साथ कोई बोलते हैं तो ये भाई बोलते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आप सीमांचल की एक बेबाक आवाज़ है, हम चाहते हैं कि आवाज़ अल्लाह इसको और सलामत रखे और बुलंदी अता करे। चलिए शुक्रिया भाई। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये बिल के खिलाफ लगातार तो खिलाफ तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन वही किशनगंज है जहाँ पे कुछ लोग अलग अलग उनकी पार्टी का एक नीति होता है और वो खुद अलग तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। ये तो यही ना दोहरा मापदंड है भाई। कल तक मोदी के साथ आप चुनाव लड़े थे, मोदी का पोस्टर में फोटो लगाए थे। अब आप जो मोदी बिल लाया है, आप क्योंकि आपको लग रहा है कि मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। कल ये बात अख्तरुल ईमान साहब 2015 में बोला था कि सीमांचल के गयूर अवाम अपनी क़यादत को खड़ा करो। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेबाक आवाज़ है, तो उसके चलते देखिए कांग्रेस भी बुलंदी से इस मुद्दे को उठाया, सपा भी उठाया, हर जो पार्टी अपोजिशन की इस मुद्दे को उठाया। आज ये मुद्दा हिंदुस्तान के मुसलमानों और मजलूमों के साथ का मुद्दा है। और जिसने भी ये बीजेपी थोपना चाह रही है, नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए। जैसे आपने कुछ दिन पहले खालिद अनवर मियाँ और जमा खान को एक्सपोज किया था, जो सीतामढ़ी में हाफिज साद को जो शहीद हो गए थे। इन लोग उनके घर में गए थे, 1 रुपया नहीं दिए थे, आप गवाह हैं। बलियावी साहब अररिया में और कटिहार में बोलते थे जो मुसलमान जदयू को वोट नहीं देगा वो गद्दार होगा। आज बलियावी साहब से पूछिए ना, हाथ टूटने वाला फ्रैक्चर का फोटो नहीं ना काम करा, कहाँ हुआ? नीतीश कुमार का जो इतना जो ले रहे थे गद्दार होगा, आज कौन गद्दार निकला? आज पीठ में खंजर किसने घोपा? मुसलमानों का। यही जदयू ने घोपा। जिस मुसलमानों ने इतनी नीतीश जी को पहली बार 1985 में जिताया, 89 में जिताया, नीतीश जी को केंद्र कृषि मंत्री से लेकर रेल मंत्री तक बनाया, उसके बिहार का मुख्यमंत्री ने बनाया। 2010 में नीतीश जी की सरकार को बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी 222 सीट आ गई थी। लालू जी की सीट 23 सीट पर अटक गई थी। हर तरीके से मुसलमानों ने साथ दिया था इनको। और आज बोलिए सबसे पहले विरोध, सबसे पहले जदयू का विरोध अगर किसी ने किया, एक पासमानदा मुसलमाने ने किया। आप झूठ पे झूठ नीतीश जी बोलते हैं। मुझे जो लगता है नीतीश जी अब ललन सिंह, संजय झा जी और ये अशोक चौधरी जी और विजय चौधरी जी के कोकस में फंस गया। नीतीश जी अब अपने से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार ले रहे हैं। और बाकी इनकी जो चौकरी है सब अमित शाह और मोदी के डायरेक्शन पर है, क्योंकि सब अफसर इनके राज में हजारों करोड़ रुपया कमाया जो नीतीश जी के साथ जुड़ा हुआ था। सबको ईडी का, सबको इनकम टैक्स का रहा है। क्योंकि बिहार में 2005 से नीतीश जी जब से आए, एक खूबी थी नीतीश जी में कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कड़ा था, लेकिन नीतीश जी के अफसर बेलगाम थे। अब सुपर बेलगाम हो गए हर अफसर। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करे तो ऐसा कोई अफसर नहीं नीतीश जी के साथ में जो उनके कोर कैबिनेट में रहा है जिसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। पूना, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर या विदेशों तक खरीदा है। लेकिन सैया है कोतवाल तो डर का है का? अपोजिशन के ईडी जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा, नीतीश जी क्या नहीं जाएगा? ललन सिंह के घर में गया था, विजय चौधरी के रिश्तेदार क्या गया था, सब इन लोग सेट करके नीतीश जी को जदयू में ले आया, भाजपा में ले आया। लेकिन जिस तरीके से आप क्या मानते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से रमजान महीने में इफ्तारी खेल रहा था, अगर उसी समय जो है तत्परता दिखाते और खिलाफ करते इस बिल का, तो ये एक्ट में बदलता नहीं शायद। विपक्ष तो हर दिन मजबूती से किया। ये तो नीतीश जी किया जो हमारे उलेमाओं को, ये अशोक चौधरी जी उल्टा सीधा बोले, ये सलीम परवेज जो बोले, ये दूसरा जो जदयू का खालिद अनवर मियां, इन लोग बोले। अब इन लोग को तो जान ही रहा है कि इन लोग विधानसभा में वार्ड जीत नहीं सकता है, वार्ड मेंबर जीत नहीं सकता है, बैकडोर एंट्री ये सब का है। तो जो आदमी बैकडोर एंट्री है वो क्या बोलेगा? आरजेडी पहले दिल्ली वाले उसमें नहीं थी, दिल्ली वाले उसमें आरजेडी जब मुसलमानों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दूसरी तंजीमों ने और एमआईएम ने, हर लोगों ने जब आवाज़ उठाई और जब सब लोग गया तो आरजेडी को लगा कि चुनाव आ रहा है। जो लगता है उन पहले जो मुंशी मैनेजर थे उनके मनोज झा और संजय यादव, उन लोग ने तेजस्वी यादव को फीडबैक नहीं दिया था। तो लगा कि तब जब दिया तो लालू जी खुद धरना में पहुंच गए थे। हाँ। लालू जी खुद गए, तेजस्वी जी खुद आए थे। तो ये अच्छा है, अच्छा बात। आप मेरे मुद्दे में हैं, आप मेरे मुद्दे में, क्योंकि हमने आपको चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचाया, हमने हमेशा आपका साथ दिया। और आपसे यही गुजारिश है कि ईमानदारी से रहिएगा, तो ईमानदार आदमी का हमेशा पूछ है और उसकी कदर होगी। अशोक चौधरी जो कहते हैं कि हम लोगों को मौलवी मौलाना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दलित के नाम पे यानी अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे पटना में बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है और अशोक चौधरी जो दलित नेता कहता है अपने आप को, उनका ही फोटो गायब कर दिया जाता है। भाई अशोक चौधरी जी
अशोक चौधरी जी बतलाएं कि उन्होंने खुद शादी दलित कम्युनिटी में नहीं किया, बेटी का भी शादी दलित कम्युनिटी में नहीं किया, और ये शंकराचार्य को भी इन्होंने बोला कि मुझे शंकराचार्य और मौलवी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनके अब्बा को मुसलमानों ने और दूसरे लोगों ने, हर कम्युनिटी के लोगों ने 7-8 बार एमएलए बनाए। इनको इसीलिए विधानसभा नहीं जा पा रहा है। इसीलिए कभी कांग्रेस को 2 एमएलसी बने, कांग्रेस में चमचागिरी करके, फिर जदयू में चमचागिरी करके। तो चमचागिरी प्रतियोगिता में अगर नाम देखा जाए तो अशोक चौधरी का नाम नंबर 1, 2, 3 में आएगा। तो क्या कि चमचों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जनता के बीच जो जाएगा उसको ना पता है कि आवाम की क्या है। जो आदमी खुद भूमियार समाज को भी इसने गाली दिया था, तो ये आदमी किसी समाज का नहीं है, ये कुर्सी का है। ये राहुल जी को एयरपोर्ट लाने चला गया था शपथ ग्रहण अपना 2015 में। उस वक्त चमचागिरी राहुल प्रतियोगिता कर रहे थे कि राहुल जी मेरे सब कुछ है। फिर इन्होंने कांग्रेस तोड़ने की साजिश रचा इस आदमी ने, लेकिन कांग्रेस का इंटरनल इंटेलिजेंस पकड़ लिया। फिर ये आदमी जदयू में आ गया और इन पर केस भी है, इनकी पत्नी पर भी केस है, इन पर भी केस था। तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी के पास हर सेंट्रल एजेंसी है, तो बचने के लिए तो कोई भी कर सकता है। और जो आदमी अपने विचारधारा का नहीं, जो अपने ज़मीर का नहीं, वो उसका कुछ नहीं है। जो सेकुलर जमात में था, कांग्रेस हो, राजद हो, कम्युनिस्ट हो, MIM हो, एक विचारधारा है। लेकिन जो बीजेपी जदयू चला गया उसका कोई विचारधारा ही नहीं है। उसका ना विचारधारा है, ना उसका कोई वो है। अशोक चौधरी को कुर्सी का विचारधारा है। और ये जो भीम उत्सव करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज तक जदयू ने, ये जानकारी दे दूं, जब से जदयू बनी आज तक किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। चलिए, एक जो सवाल अभी चर्चे में चल रहा है कि जिस तरह से AIMIM 2020 में इसलिए वापसी कर पाई थी कि उस समय NRC और CAA का मामला आया था, और उसी का मुद्दा को उठा करके जो है चर्चा में आया, और लोगों के जज्बात के साथ खेल करके 6 सीटों पर चुनाव जीत गए। लेकिन अब फिर से वही मामला आ गया है। अब जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के फिर से उसी तरह करेगी AIMIM, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ सीट उनको हाथ लग जाए। आप ही बतलाइए, हर मुद्दे पर, मुसलमानों के, दलितों के, स्कूल के, कॉलेज के, हॉस्पिटल के, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। चाइना के मुद्दा पर, FDI के मुद्दे पर, घुसपैठ के मुद्दे पर, अमेरिका के टैरिफ के मुद्दे पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाए। हम NRC CA में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम अभी पहला बिल फाड़ने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनता जानी उसी से। आज शाहीन बाग में जो सबसे पहला नींव किसी ने रखा, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उस दिन भी पार्लियामेंट में इस JPC में जिस मजबूती से बैरिस्टर साहब ने बात रखी, और उसके बाद दूसरी पार्टी ने, जो अपोजिशन की पार्टी ने भी रखी, ईमानदारी से रखी। हम तो मुद्दा उठाएंगे ना, तो आप मुद्दा भी नहीं उठाएं। और सीमांचल हमारे लिए डे 1 से मुद्दा है। पहली बार 2015 में जब बैरिस्टर साहब आए थे, 2016 अगस्त को, हमने कहा था सीमांचल की हम लड़ाई लड़ेंगे, और सीमांचल मेरे लिए प्रायोरिटी है। हम लड़ेंगे। और सीमांचल के चलते आज कांग्रेस भी सीमांचल की बात कर रही है, राजद भी कर रही है, दूसरी पार्टियां भी कर रही है। तो ये तो क्रेडिट MIM को जाता है कि आज सीमांचल एक मुद्दा बना, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है। और अख्तर ईमान साहब उस मुद्दे को असेंबली में अगर सबसे बेबाक और सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा मुद्दे पर पूरे बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, दूसरे तबके के लोगों का अगर कोई उठाता है, उसका नाम अख्तर ईमान साहब है। चलिए, अगर जिस तरीके से पिछले बार आप लोगों ने तो ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो पूर्व विधायक थे, क्या इस बार भी अगर पूर्व लोग आएंगे तो मौका देंगे या अपने कार्यकर्ताओं को देंगे? देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस तो कार्यकर्ता का रहता है, लेकिन विनिबिलिटी भी एक फैक्टर रहती है। कार्यकर्ता ही लोग नाम लाते हैं, हम लोग तो अपने से नाम नहीं लाते हैं। पिछले बार भी जो पूर्व विधायक लोग थे, कार्यकर्ता ही उन्होंने नाम दिया था। और कोई एक ही चुनाव जीतेगा। हर पार्टी विनिबिलिटी देखती है, हम भी देखते हैं विनिबिलिटी। बहुत एक्स MLA, एक्स MP आना चाह रहे हैं। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब को लगेगा कि उनकी छवि अच्छी है, उनका किरदार अच्छा है, उनका कैरेक्टर अच्छा है, पर समाज से जुड़े हुए, तो इस्तकबाल है, क्यों नहीं लाएंगे? हर पॉलिटिकल पार्टी लाती है, तो MIM क्यों नहीं लाएगी? दिल तो कहीं और रहता है क्या? अब भाई बेवफा है मीर जाफ़र, मीर सादिक, जयचंद का क्या कीजिएगा? लेकिन तारीख में तो MIM का 6 MLA लिखाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जिसने टीपू सुल्तान को धोखा दिया, जिसने बहादुर शाह जफ़र को धोखा दिया, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, उसका नाम, जिसने जयचंद जो बना, तो जयचंदे के लिस्ट में नाम रहेगा। कितनों कर लीजिए, 5 साल हो गया। अब जनता की अदालत में देखिएगा जोकी में क्या होगा, देखिएगा कोचाधामन में क्या होगा, देखिएगा बाईसी में क्या होगा। आपके सामने सब कुछ है। जनता बहुत बड़ी है, जनता देखिएगा बहादुरगंज में क्या होगा। चलिए, बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार की असली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।